जी हाँ, बोलेंगे तभी जो हालात है, स्थिति है, वो बेहतर होगी, बदलेगी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जर्जर सरकारी स्कूलों की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेहद नाराज हैं। सीएम साय ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि क्वालिटी से समझौता दिखा तो रिकवरी होगी और जेल भी। आज हम सरकारी स्कूलों की दशा, दिशा और सीएम की सख्ती पर बात करेंगे। समझेंगे कि सरकारी स्कूल बदहाली के प्राय क्यों बन गए हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही अगर आपकी अपनी कोई राय है, इससे जुड़ी हुई आप कुछ बात कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमने कुछ अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से भी सरकारी स्कूलों के हालात पर बातचीत की। बेमित्रा में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, वहां पढ़ने वाले बच्चों को क्या परेशानी होती है, इसी पर देखिए हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमित्रा जिला मुख्यालय के सबसे पुराने स्कूल, बेसिक स्कूल, जो अब पीएम श्री स्कूल में बदल गया है। स्कूल को आप देख सकते हैं 1917 में ये स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल आज़ादी से पहले बना हुआ था। उसके बाद इसकी हालत क्या है वो मैं दिखाने के लिए जगह पर आया हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर जो देख रहे हैं वो जो टीन है, जो 4 जून को आए आंधी तूफान से उखड़कर नीचे गिर गया है और ऊपर लटक रहा है। कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। आज हालात ये हैं कि इस स्कूल को मरम्मत नहीं किया जा रहा है। इसे पीएम श्री स्कूल का नाम दिया गया है और स्कूल अंदर से दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अंदर में सारी सुविधाएं हैं। सुविधाओं के साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट क्लास के लिए टीवी भी लगा हुआ है। सब चीज है, सुविधाएं तो हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो दिखाने के लिए मैं आया हूँ। हमारे साथ कुछ परिजन भी आए हुए हैं। जो ये अब आपको दिखाता हूँ एक नमूना। 4 जून यानी आज से लगभग 2.5 महीने पहले यह आंधी तूफान से उजड़ गया था और यह जो है जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के चेंबर से अगर बैठ के देखेंगे तो ये स्कूल नजर आता है उनको, लेकिन पता नहीं उसको क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसका मरम्मत क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है भैया, किसकी लापरवाही देख रहे हैं आप लोग जो यहाँ पे उजड़ा हुआ है इसको लेकर? जिला शिक्षा अधिकारी की है पूरा, और कल बच्चे को कुछ हो जाएगा, आगे पढ़ रहा है, परेशान हो रहा है, तो क्या होगा फिर इसमें? इसको लेकर शिकायत नहीं करते आप लोग? कम से कम 25-30 बार शिकायत कर चुके हैं और हम विधायक के पास भी जा चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा चुके हैं, लेकिन बस वो लोग आश्वासन देते हैं 2-4 दिन का, लेकिन अभी तक 2-2.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हो पाया है। अभी जो स्थिति, कहीं बच्चे आ जाए नीचे स्कूल दरवाजा खोल देंगे तो क्या हालत होगी बच्चों की फिर यहाँ पे? ये तो अब शासन की लापरवाही है। पिछले सत्र में भी ये स्थिति हुआ था। पिछले सत्र में हम लोग शिकायत किए तो रिपेयरिंग किए थे आनन फानन में, ऐसे ही टेम्परेरी स्तर पे, और हल्का सा हवा भी नहीं झेल पाया। इस सत्र में ये फिर उड़ गया है। मैं तो शुक्र मानता हूँ कि कम से कम जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन कम से कम गर्मी की छुट्टी थी, नहीं तो बच्चे लोग अगर कक्षा में बैठे रहते तो बहुत ही विकट स्थिति का सामना करना पड़ता हम लोग को। पीएम श्री स्कूल बोलते हैं तो उस हिसाब से टीचर की भी व्यवस्था होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टीचर होना चाहिए। शिक्षक का भी अभाव है और ये मकान वगैरह भी हर सत्र में उड़ जा रहा है। तो ये हर सत्र में उड़ रहा है, जर्जर है, तो इसमें बच्चे कहाँ बैठेंगे? एक एक क्लास में 60 बच्चे बैठ रहे हैं, पूरा भरा जा रहा है कमरा, तो उसमें शिक्षक को भी पढ़ाने में दिक्कत है। अपने बच्चों को यहाँ भेजते हो तो ये हालत देखकर डर लगता है नहीं लगता? लगता है सर। और कैसे करते, क्या करो? कुछ सुनते नहीं सुनते अधिकारी लोग आप लोग की? नहीं तो सुनते हैं बेटा, नहीं सुन रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है इस स्कूल पर यहाँ पे ऐसी स्थिति देख के? बच्चे भेजने में डर लगता नहीं लगता? लगता है सर। तो कल शिकायत नहीं करते आप लोग अधिकारी? करते हैं, कई बार हो गए शिकायत करते, फिर भी ये सब बना नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं कहीं न कहीं ये जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन की लापरवाही है, जहां पे मरम्मत के नाम पर, आपको बता दूं, बेमेतरा जिले में 1 अरब 17 करोड़ से अधिक की राशि मरम्मत के नाम पर पूरा खर्च की गई है। लेकिन मरम्मत क्या है वो यहाँ की वास्तविक स्थिति और यहाँ जो पालक आए हुए हैं इनसे समझा जा सकता है। यानी कहीं न कहीं पूरी राशि की बंदरबाट हुई है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। तो कई बार इन जर्जर स्कूलों की शिकायत, जैसा कि लोग कह रहे थे, जो स्थानीय लोग थे जिनके बच्चे इन जर्जर स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आए दिन हादसों का शिकार होते हैं इन स्कूलों की बदहाल स्थिति की वजह से, शिकायत के बावजूद कुछ नहीं होता। इसी पर बात करने के लिए विवेक दुबे, प्रदेश संयोजक सर्व शिक्षा संघ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुकन्या घोष विश्वास हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। सुधीर सराफ, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ हैं।
सुकन्या जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी, सवाल का जवाब। जिस तरीके से हम स्थिति दिखा रहे हैं स्कूलों की जो हालत है और जिस तरीके से परेशान है स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन अब जो सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर है सरकारी स्कूलों की वो बदलेगी? सुकन्या जी, आप जी। हाँ, तो ये जो मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि इट इज वेरी वेलकमिंग। मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि ये बच्चों की जो सिर्फ नॉट ओनली भविष्य के सवाल है, पर ये रोज जो जहाँ पे वो पूरे टाइम वो मैक्सिमम टाइम वो बिताने वाले हैं जिस जगह में, वो इतना अगर सेफ नहीं है तो पढ़ाई तो दूर की बात, तो पहली तो सेफ्टी की इश्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि ये डिसीजन आया है कि इसको इसका जो भी है स्कूल्स के मरम्मती हो, जो भी हो, जैसे भी हो, इट हैज टू बी डन इमीडिएटली। जी विवेक जी, क्या लगता है आपको ये लापरवाही आखिर क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए, जो लोग हैं जो बार बार शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं तमाम संबंधित अधिकारियों के पास, उनका कहना है कि बात को सुना ही नहीं जाता है, अनदेखा अनसुना कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्यों सामान्य मान लिया गया है स्कूलों की कि यही हालत रहेगी प्रदेश में? मुझको अवसर दिया उसके लिए, और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवा रही हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, इसकी इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। जो भूमिका होती है असल में, जब भी ये स्कूलों का जब जीर्णोद्धार हो या उस भवन को नया निर्माण करना हो, तो उसके लिए अलग अलग वर्किंग एजेंसी है। छोटा काम होता है तो पंचायत करता है उस काम को, बड़ा काम हो तो आरईएस करता है। तो ये अलग डिपार्टमेंट है जिनको बनाना होता है। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की बात कही गई थी कि जो स्कूल जीर्णोद्धार करने लायक है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, और ये माना गया था कि गर्मी की छुट्टी में ये काम हो जाएगा। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गर्मी की छुट्टी में 25% काम भी नहीं हो पाया और स्कूलों की स्थिति जस की तस रही। उसके बाद जब स्कूल खुले तो घटना हुआ, कहीं पर पंखे जो है बच्चों के सिर पर आकर गिरे, कहीं पर जो था कि पूरे दीवार जो था भरभरा कर गिर गया। एक आध जगह तो ऐसा भी हुआ कि जहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई। तो इन सब स्थिति को देखते हुए मीडिया में यह विषय आया, सरकार ने फिर से संज्ञान लिया और ये बयान आया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो एजेंसी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का कोई नियम नहीं बनाया जाता। देखिए, विभाग जो है, अधिकारी जो है, वो भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। उसके लिए निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी अलग है, और जब तक निर्माण कार्य एजेंसी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेगी, मैं कई स्कूलों की हालत बता देता हूं कि जैसे स्कूल जब बनता है तो उसका एक रहता है लिमिट कि इतने साल कम से कम इस बिल्डिंग को टिकना चाहिए। उसके 1/4 हिस्से तक टिकता है। जैसे मान लीजिए 20 साल के लिए कहा गया है कि बिल्डिंग 20 साल चलेगी और वो चलता 5 साल है। अब उसके बाद जब शिकायत करते हैं प्रिंसिपल लिखकर या प्रधान पाठक लिखकर शिकायत करते हैं कि अब हमारा बिल्डिंग जो है जर्जर हो गया है, तो विभाग के वही अधिकारी उस बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते। क्यों नहीं गिराना चाहते? कि यदि वो गिराएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही निम्न स्तर का था। तो वो उसके चलते उन स्कूलों को तोड़ने से परहेज करते हैं और उसी स्कूल में फिर से मतलब रंग रोगन करके उसको दोबारा तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो यानी कि क्वालिटी से कहीं ना कहीं समझौता होता है। सुधीर जी, जिस तरीके से विवेक कह रहे हैं कि यानी कि साफ है कि जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस स्कूल की जो लाइफ है वो 20 साल होनी चाहिए, वो 1 से 5 साल के अंदर जर्जर हो जाता है। यानी कि आप भी मानते हैं कि जो भी जिम्मेदार होते हैं इस पूरे काम के अंदर, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, सख्ती नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा इस तरीके से लापरवाही भरा रवैया दिखाते हैं। जी जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो निर्माण एजेंसी है उस पर कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ये सब काम करवाया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में जुड़ा हुआ था तो मैं काम कराया हूँ ये सब चीजें, तो मुझे अनुभव है कि कार्रवाई होती नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक कहीं ना कहीं पहुंच भी ये एक आड़े आता है इसमें, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जैसा इसके पहले हमारे वक्ता जी बोल रहे थे कि 1 से 5 साल, मैंने तो कई ऐसे भवन देखा है कि निर्माण कार्य पूरा होता है और होने के बाद हैंड ओवर होने के पहले ही पहली बरसात में ही पानी छूने लगता है। यदि पानी छूने लगता है, यानी जैसे 20 साल अवधि होना चाहिए जैसा बताया आपने इसके पहले, तो वो 20 साल नहीं 5 साल भी नहीं रहता है, वो पहले साल ही
लीकेज होने लगता है लेंटर में। तो जब लेंटर ही चुएगा तो भवन तो कहीं पर सुरक्षित रह ही नहीं सकता फिर वो। तो गुणवत्ता तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खराब रहती है और समझ भी नहीं आता कि इंजीनियर के अधीन जब बनता है वही निर्माण कार्य ज्यादा खराब होते हैं। जबकि स्कूल में बहुत सारे अवसरों पे हमने देखा राजीव गांधी शिक्षा मिशन में कि जब निर्माण एजेंसी टीचर होता है, जब निर्माण एजेंसी छोटी राशि जब होती है 5 लाख से नीचे, तो शिक्षकों को भी एसएमसी बोलते हैं जिनको, एसएमडीसी के माध्यम से भी निर्माण कार्य हुए हैं स्कूलों में, लेकिन वो उसकी क्वालिटी मैंने देखा कि ज्यादा बेहतर। जी मनोज जी, सुधीर बता रहे हैं कि कई बार तो ये होता है कि हैंडओवर होते ही एक ही साल में जो स्कूल है उसकी हालत खराब होने शुरू हो जाती है। आप ये मानते हैं कि आखिर देखिए लापरवाही तो होती है और जो काम शायद 1-2 लाख में या 10 लाख में होना चाहिए उसमें बहुत आधी रकम लगाकर एक तरीके से मुनाफाखोरी होती है, तो आप ये मानते हैं कि गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये हाल है स्कूलों का? ये प्रश्न मुझसे है क्या? जी मनोज जी, आप ही से मेरा सवाल है। जी जी, देखिए जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल छत्तीसगढ़ में लगभग इनकी संख्या 35,000 के आसपास है जी। और ये सारे विद्यालय इनका जो निर्माण कार्य हुआ है पंचायत इनकी एजेंसी थी। पंचायत की एजेंसी में ब्लॉक के जो इंजीनियर होते हैं वो इसकी देखरेख करते हैं और मैं तो यहाँ भी कहूंगा कि लगभग 2010 के पहले इसके कोई ऑडिट इत्यादि भी नहीं हुआ करते थे। यानी जैसा वो बना दिया, जैसा सरपंच ने बना के अप्रूव कर दिया, इंजीनियर उसको अप्रूव करते थे, राजनीतिक गतिविधियों की वजह से वो भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं कुछ करते थे जी। एक भवन की औसत आयु जो मानी जाती है वो लगभग 35 वर्ष की, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए थी। हमारे जो विद्यालय प्राइमरी और मिडिल के जो मैं आंकड़े बताया हूँ, ये सारे विद्यालय लगभग 95 के बाद के ही बने हैं और ये जो अधिकतर उसके बाद एक ही ग्राम के 2-2, 3-3 स्कूल बन चुके हैं उसमें। जी सुकन्या, जो हाल हम दिखा रहे हैं स्कूलों का, आप एक शिक्षाविद हैं, आप मुझे बताइए ऐसे स्कूल में ठीक है ग्रामीण इलाकों के बच्चे जहां पर स्थानीय जिस जगहों पर वो स्कूल होते हैं आसपास इस तरीके का माहौल होता है, दूर दूर तक और कोई स्कूल नहीं होते हैं, वहां पर उन बच्चों को जाकर शिक्षा हासिल करनी होती है। क्या आप ऐसे स्कूलों में, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना पसंद करेंगी जहां पर जरा सी बारिश में छत टपकने लगती है, पंखा टूट कर गिर जाता है, जमीन में, गीली जमीन में, कीचड़ भरी जमीन में बच्चों को बैठना पड़ता है और बारिश जब ज्यादा तेज हो जाए तो फिर उस दिन बच्चों की छुट्टी हो जाती है, आप ऐसे स्कूल में बच्चे को भेजना पसंद करेंगी अपने घर के बच्चे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये मेरे लिए सबसे पहले तो ये पेरेंट का आपने जवाब दे दिया कि कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहेगा जहां बच्चा अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर ले, तो फिर ये सरकारी स्कूलों का हाल क्यों है? क्यों कोई आवाज नहीं उठाता है और क्यों हालत बद से बदतर होती चली जा रही है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सुकन्या मैम, आप ही से सवाल है। हाँ, मुझे तो वही मुझे लग रहा है इसमें क्यों अभी तक इतना ध्यान नहीं गया है या फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, मैं बताऊं। ये बच्चों की हम यहाँ पे लिटरेसी की बात कर रहे हैं, 100% लिटरेसी तो अभी तो दूर की बात, मुझे तो सपना ही दिख रहा है अभी, क्योंकि बच्चों को हम जब एनवायरनमेंट वो नहीं दे पा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, जहाँ पे हम रोज इतना ऐसे मुश्किलों के सामना करते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और ये यहाँ पे भी एक मुझे लग रहा है कितना डिफरेंस इन, हम इक्वालिटी की भी बात करें, एनईपी के तहत में हम ये भी बोलते हैं कि इक्वालिटी इन एजुकेशन, तो कहीं पे शहरी क्षेत्र में कहीं पे बच्चे अच्छे बिल्डिंग में अच्छे जगह में काम पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे मौका उनको ऐसे मौका ही नहीं मिल रहे हैं, मैं तो बोलूँ कि कोई मौका ही नहीं मिल रहा, उनको पढ़ाई का एनवायरमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी, अगर कभी भी छत गिर सकता है तो इसमें तो कोई भी भेजेंगे नहीं, जितने भी बच्चे पेरेंट्स भेजे हैं मैं तो उनको, लेकिन सुकन्या मैम ऐसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं और बच्चे हादसों का शिकार भी होते हैं, कभी किसी के सिर पर छत का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है, बच्चा घायल हो जाता है, टीचर्स जख्मी हो जाते हैं। विवेक दुबे जी, आप मुझे बता रहे थे कि आपने काम किया है इस तरीके से, आपने ये भी देखा है किस तरीके से क्वालिटी, जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होता है, लेकिन अब जिस तरीके से सीएम ने आदेश दिए हैं, कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर लापरवाही हुई, अगर कोई दोषी पाया गया तो बहुत सख्ती उसके खिलाफ होगी, अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसका असर होगा
हम ये मान के चले कि आने वाले वक्त में सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर है वो बदलेगी? देखिए, उम्मीद जरूर कर सकते हैं मैडम, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो भरोसा करना होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसी बातें निकल कर सामने आई है जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई बरतने की बात कही है, लेकिन समय समय पर हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ये चीजें उतर कर सामने नहीं आ पाती हैं। जब तक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और देखिए आप आज के डेट में सोशल ऑडिट करवा लीजिए कि जिन भवनों की स्थिति ऐसी है उनके बारे में जिन्होंने कार्य किया है, आखिर वो विभाग के ही कर्मचारी है ना, किसी न किसी विभाग के हैं, उन पर कार्रवाई करने की बस प्रक्रिया चालू की जाए। 2-4 के ऊपर इंजीनियरों की जब जिम्मेदारी तय करके उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे, मैं बता रहा हूं कि आगे की अभी और पीछे का भी दोनों का हाल सुधर जाएगा। इसलिए सुधर जाएगा कि अधिकांश जगह पर क्या हो रहा है, अभी लगातार जब मुख्यमंत्री जतन योजना की जो मैं बात कर रहा था, हजारों करोड़ की योजना है, उस पर भी जो अभी रंग पोतन लगातार हो रहा है, उसको भी तत्काल सुधारा जा सकता है, बशर्ते सही नियत के साथ तत्काल इस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए, दुर्भाग्य है, हमारे तो छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट तक की बिल्डिंग गिरी है। आपने देखा होगा, कुछ साल पहले घटना निकल कर आई थी कि हाई कोर्ट में भी दुर्घटना घटी थी, लेकिन उस मामले में बाद में लीपापोती हो गई। तो होता क्या है, स्कूल तो समझिए कि स्कूल के मामले तो अक्सर होते रहते हैं, आप लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कभी भी ऐसा आज तक मामला हमको देखने को नहीं मिला है कि किसी इंजीनियर की जिसकी उसकी जिम्मेदारी हो या जिसने निर्माण कार्य किया है उनके ऊपर कोई बड़ी और सख्त कार्रवाई हुई हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस बार जब उन्होंने कहा है तो ऐसा जरूर होगा। नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, पहले तो हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जब उन्होंने कहा है तो ऐसा देखने को मिलेगा और बच्चों को और शिक्षकों को एक कम से कम ऐसी बिल्डिंग मिल सके जहां पर पानी जो है ना चूहे, कभी छत ना गिरे, दीवार ना वो हो, क्योंकि इस सब स्थिति को अंत में झेलना किसको पड़ता है? उन बच्चों को, जी, जो वहां पर पढ़ाई करते हैं। और हमारे हैं। पास कोई विकल्प जी बिल्कुल, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम शिकायत करें तो किसके पास करें? सुधीर जी, जिस तरीके से विवेक जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, जिस तरीके से सीएम ने ये निर्देश दिया है, इससे पहले भी बहुत बारी ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। क्या आप ये मानते हैं? यानी कि मैं तो ये सुनकर खैर निराश हो गई हूँ। मैंने ये सोचा था कि अब आगे शायद हमें कुछ अच्छा करने को देखने को मिलेगा, जिसके बाद हम वो भी दिखाएंगे कि देखिए स्कूलों की तस्वीर बदली। उम्मीद हम अभी भी यही कर रहे हैं, लेकिन विवेक जी क्योंकि काफी समय से इस फील्ड में, और उनका कहना है कि ऐसे आदेश पहले भी बहुत बारी दिए जा चुके हैं, लेकिन उनको अमल में लाते हुए नहीं देखा गया है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मैम इससे कि समय समय पे मैंने देखा है कई बार ऐसे निर्देश जारी होते हैं उच्च कार्यालय से, और वो जिस समय जारी होते हैं उस समय तो कुछ दिनों तक उसका प्रभाव रहता है, लेकिन बाद में धीरे से फिर उस दिशा में ध्यान नहीं दिया जाता, फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे चलना शुरू हो जाता है। तो निश्चित रूप से मैं उस बात से सहमत हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज, मैं पेपर भी पढ़ा, उसमें ये उनके सब निर्देश हैं, एकदम इस कड़े निर्देश हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पे कतई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं बहुत उनके इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है उनका स्वागत भी करता हूं, और निश्चित रूप से तारीफ के काबिल भी है। लेकिन ये जो उनकी मंशा है उस पर लगातार सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक बार आपने बोल दिया, उसके बाद अपन फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए तो फिर वही पुराना चला जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि ये निर्माण कार्य जो है एक लंबा प्रोसेस होता है। आज कोई चीज भवन बन रहा है, एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग बनता है, बनने में कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं। तो वो इस समय तक का निर्देश को भूल जाते हैं 4 दिन 5 दिन के बाद में, फिर उनके दिमाग में जो पुरानी आदतें हैं वो आ जाती है। तो निश्चित रूप से कड़ाई होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए, और वास्तव में इंजीनियरों के ऊपर हम लोगों ने देखा है, हम जो टीचर्स लोग भी जो निर्माण कार्य कराएं, छोटे छोटे निर्माण कार्य कराएं, तो इंजीनियर्स के द्वारा उनको परेशान तो किया जाता है। पैसे उनका मेजरमेंट करना रहता है, उस समय भी अननेसेसरी डिले करते हैं, टीचर्स इधर से उधर जाते रहते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनको भी टाइम से पैसे नहीं मिलते, या अगर मिलते भी हैं तो काफी लेट हो जाता है। ये करप्शन वगैरह का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल तो रहता ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ओवरऑल जो है पूरी व्यवस्था में
काफी सुधार की आवश्यकता है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का निर्देश दिया है तो डेफिनेटली वो तो सभी कलेक्टरों तक ये बात जाएगी, लेकिन ये सतत होनी चाहिए। कोई भी चीज जब सतत होगा आदत में लाना पड़ेगा। मनोज राय जी, हाँ बिल्कुल सर, मनोज राय जी रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक जिला शिक्षा अधिकारी की क्या ड्यूटी ऐसे मामले में होती है अगर कोई भी स्थानीय आदमी उसके पास शिकायत लेकर पहुंचता है किसी स्कूल के लिए कि उनके बच्चों के लिए खतरा है, स्कूल की बिल्डिंग टूट रही है, छत गिर रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए, ऐसे में एक जिला शिक्षा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसे जितने भी विद्यालय हैं जहां भी जर्जर स्थिति में है, इन सब की प्रत्येक वर्ष एक संकलन किया जाता है और उसकी सूची कलेक्टर के माध्यम से निर्माण एजेंसी जो कि आरईएस होती है, सामान्यतः ब्लॉक और आरईएस, उनको भेजी जाती है। यहाँ से ही समस्याएं यहाँ से शुरू होती हैं। अगर भवन की जर्जर की स्थिति है तो या उसकी एक तो पहले कोई उसकी जांच नहीं होती, गुणवत्ता जिस समय वो निर्माण होता रहता उस समय कोई गुणवत्ता जांच नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसके अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के भवन स्वीकृत किए जाते हैं, उन भवनों के स्वीकृति में पीडब्ल्यूडी निर्माण एजेंसी होती है और दिल्ली से उसके 60-40 का रेशो होता है। दिल्ली से 60% राशि वहां से प्राप्त होती है केंद्र सरकार की, और वहां से फिर चूंकि ये सारे निर्माण एजेंसी के जिले में जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं। अब सवाल ये, कलेक्टर के ऊपर तो कोई जिले में होता नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को भी चाहिए कि कुछ जो सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं उनको वहां भेजे और ऐसी चीजों की जांच कराएं। जो केंद्र प्रवर्तित योजना में केंद्र के मंत्रालय के अधिकारी आते हैं। आप कह रहे हैं जांच नहीं होती है, वक्त वक्त पर निगरानी नहीं होती है। आपने कहा कि एक लिमिट वक्त में सभी उन स्कूलों की जांच की जाती है कि कौन सा स्कूल किस कंडीशन में है और उसके बाद आगे रिपोर्ट भेजी जाती है, वो नहीं होती है। जी हाँ, जर्जर की जानकारी ली जाती है और वो उसको निर्माण कार्य, चूंकि मैं फिर से कहूंगा कि पंचायत में भी राशि होती है। पंचायत में स्कूलों के रख रखाव के लिए, टॉयलेट के लिए वित्त माध्यम आयोग के माध्यम से उनको एक राशि दी जाती है, जिसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। शाला विकास एवं प्रबंधन समिति होती है, वो केवल औपचारिकता के रूप में होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण में कौन झंडारोहण करेगा, इसके लिए होता है। जबकि वास्तव में इसका एनसीईआरटी ने एक बनाया हुआ है कि ये भवन की उपलब्धता के बारे में, भवन जर्जर की स्थिति में, विद्यालय में टीचर नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एसएमडीसी की भी जिम्मेदारी है। जी तो एसएमडीसी भी इन चीजों को जनप्रतिनिधियों तो कुल मिलाकर जिन पर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। सुकमा की हम एक दिखाते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल इस इलाके में कैसा है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी सलीम शेख ने, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुकमा जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर नहीं पहुंच पाई है। इस वक्त मैं प्रदेश के अंतिम छोर सुकुंटा मुख्यालय में हूं और यहाँ जो शैक्षणिक व्यवस्था जो देखने को मिल रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मजबूरी में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है और बच्चे जर्जर भवनों में बच्चों को बैठाया जा रहा है। हालत ये है कि यहाँ जो भवन का जो निर्माण किया जा रहा है वो इतनी धीमी गति है कि उसे मई और अप्रैल मई महीने में उसे हैंडओवर विभाग को करना था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया और बच्चे इस जर्जर भवन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं भवन की जो हालत है वो किस कदर जर्जर हो चुका है। चारों तरफ देखिएगा, बारिश के दरमियान ये भवन की जो दीवारें हैं पूरी तरह सीलन आ गया है और जो छत है वो पढ़ाई के दौरान कभी कभार जो प्लास्टर वो गिर कर बच्चों पे गिर चुका है। आपको क्या नाम है? सुनीता। जब ऊपर पूरा बिल्डिंग खराब है, जब पढ़ाई होती है तो परेशानी होती है आप लोग? जी। कैसे करते उस समय? यहीं बैठते हैं। बारिश पानी टपकता है उससे अच्छे? जी। अब देख लीजिए, एक और कक्षा रूम में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ शिक्षा की किन हालातों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है आप ये समझ सकते हैं। आप देखिए सीलन पूरे कमरों में है, पूरे स्कूल के जितने जो कक्ष हैं उन कक्षों में आप देख सकते हैं सीलन जरूर आ गया है। जो छत है वो जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश का जो पानी है वो कमरों में आने लगता है। जबकि बिल्डिंग सैंक्शन हो चुका है, बिल्डिंग का काम बेहद धीमी गति के होने की वजह से बच्चों को यहाँ बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। काफी वर्षों का है सर, इसलिए पुराना हो गया है, बारिश में पानी टपकता है।
आपको छत टपक दिक्कतें होती होंगी? हाँ, छत टपकने से जरूर दिक्कतें होती हैं। शिक्षा प्रभावित होती होगी। अब जब जिस कमरे में पानी टपकता है वहाँ पे बच्चों को बिठा के पढ़ाना तकलीफ ही है। अभी 3 महीने बीतने के बाद स्कूल का रिपेयर का काम आज भी जारी है और गुणवत्ता क्या है आप इसको भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। निर्माणाधीन ये भवन है, भवन में सीपेज अभी से आने लगा है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। क्या व्यवस्था किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा? बरसात के दिनों में तो परेशानी है, लेकिन मेरे द्वारा रबोर के बच्चे जो 17 बच्चे हैं और मेरे यहाँ के जो 215 बच्चे हैं, उन सब 9वीं से लेकर 12वीं तक जो हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग थी, वो कुछ बिल्डिंग 2-3 रूम थोड़ा जर्जर थे, लेकिन बाकी रूमें बहुत अच्छी हैं। नया जो भवन बन रहा है सर, अभी भी बहुत धीमे गति से उसका काम चल रहा है, उसके लिए कोई बात हुई है क्या? वो बात हुई है और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 90% पूर्ण हो चुका है और कुछ दिनों के बाद हमने भवन में शिफ्ट करके अध्यापन का काम चालू कर देंगे। ये रहे स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जो जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। तो आपने देखा किस तरीके से स्कूलों की हालत ख़राब है और ज़्यादातर जितने भी वहाँ पर या तो शिक्षक जो पढ़ाते हैं या बच्चे जो पढ़ते हैं, उनका सभी का ये कहना है कि काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी परेशानी होती है। कई स्कूलों में बच्चे तक आना छोड़ देते हैं, जिस तरीके की हालत स्कूलों की है। सुधीर शराफ, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर स्कूलों में हम गुणवत्ता के सुधार को लेकर जिस तरीके का जो बजट पास होता है स्कूलों के लिए, क्या उसकी भी कमी होती है जिसके चलते स्कूलों का ये हाल है? अभी तक जो समझ में आया है वो उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की बात तो समझ में आई कि जिन पर जिम्मेदारी होती है उनकी तरफ से एक बड़ी लापरवाही होती है, बहुत ढीला ढाला रवैया उनकी तरफ से होता है शिकायत मिलने के बाद भी। बजट की भी कमी है? मैं समझता हूँ मैडम कि जो बजट मिलता है अगर उसका सदुपयोग हो तो स्टेप बाय स्टेप हर साल वो ये इसको सदुपयोग करके अच्छे से काम किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि ये बजट कम है। उसको अगर तरीके से उपयोग करें तो ये समस्या इससे हो सकता है कि 1 साल में दूर ना हो, 2 साल में दूर ना हो, लेकिन क्रमबद्ध रूप से 4-5 साल में मेरे को लगता है कि ज्यादातर स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी, लेकिन अब जिस तरीके से सीएम ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उससे थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है कि अब स्कूलों की जो तस्वीर है सरकारी स्कूलों की आने वाले वक्त में बदलेगी, जिससे शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर होगा और छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो और अच्छा होगा। विवेक दुबे, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। डॉक्टर सुकन्या घोष, आपका भी, सुधीर शराफ जी आपका भी हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, और मनोज राय, तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए आप इजाज़त। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।